नमस्कार। आज हम भारतीय रियल एस्टेट बाजार की मौजूदा स्थिति पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉयटर्स से कुछ लेख हैं, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट्स भी हैं और भी कुछ एनालिसिस हैं। ये सब निवेश, नियम, चुनौतियां और मौके, इन सब पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो मुख्य बदलाव, अवसर और जो गंभीर चुनौतियां हैं उन्हें समझे जो आज इस सेक्टर को बना रही हैं या बदल रही हैं। जी। हम देखेंगे कि कैसे बड़े निवेश को लाने के लिए नियम बदल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ घर खरीदारों के लिए, खासकर जो सस्ता घर चाहते हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं निवेश वाली साइड से। सुनने में आया है कि सेबी ने रीट्स को लेकर कुछ नया किया है। बिल्कुल। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे मार्केट रेगुलेटर है, उन्होंने रीट्स को यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स को ऑफिशियली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का दर्जा दे दिया है। अच्छा। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका असर काफी बड़ा है। पहले क्या था कि रीट्स को पूरी तरह इक्विटी नहीं मानते थे। हाँ। तो म्यूचुअल फंड्स जैसे जो बड़े निवेशक है ना, वो इनमें खुलकर पैसा लगाने से थोड़ा हिचकेते थे। हाँ। उनके अपने नियम होते हैं कि इक्विटी में कितना लगाना है, कैसे लगाना है। अच्छा, तो ये इक्विटी का दर्जा मिलने से म्यूचुअल फंड्स के लिए मतलब रास्ता खुल गया। पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को फायदा होगा या पूरे सेक्टर पर और छोटे निवेशकों पर भी असर पड़ेगा? नहीं, इसके कई लेवल पर असर होंगे। पहला तो सीधा ये कि म्यूचुअल फंड्स अब अपनी इक्विटी स्कीम्स के तहत रीट्स में ज्यादा आसानी से और शायद ज्यादा पैसा लगा पाएंगे। इससे रीट्स में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल पैसा मतलब घरेलू संस्थागत पूंजी ज्यादा आएगी। दूसरा, और शायद ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि इक्विटी का दर्जा मिलने से इन रीट्स के लिए देश के बड़े स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, इनमें शामिल होने का रास्ता खुल सकता है। इंडेक्स में शामिल होने से क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, जब कोई चीज बड़े इंडेक्स का हिस्सा बन जाती है तो उसको बहुत ज्यादा पहचान और विजिबिलिटी मिलती है। सही बात। इससे दो तरह के निवेशक आते हैं। एक तो पैसिव फंड्स जो सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करते हैं, उन्हें तो मजबूरी में इन रीच में पैसा डालना ही पड़ेगा। अच्छा। दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, विदेशी निवेशक जो अक्सर इंडेक्स में वेटेज देखकर फैसला करते हैं, वो भी इनमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। नतीजा ये होगा कि रियल एस्टेट जैसा सेक्टर, जिसे आम तौर पर कम लिक्विड मानते हैं, मतलब खरीदना बेचना मुश्किल, उसमें ज्यादा लिक्विडिटी आएगी। यानी खरीदना बेचना आसान होगा। हाँ, ये सेक्टर बड़े और सीरियस निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनेगा और इसे एक ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल एसेट के तौर पर स्थापित होने में मदद मिलेगी। ये तो दिलचस्प है। मतलब एक तरफ रेगुलेटर बड़े निवेश के लिए माहौल बना रहा है, शायद सेक्टर को स्टेबल करने और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, लेकिन क्या इसका एक पहलू ये भी है कि रियल एस्टेट अब और ज्यादा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ जाएगा? मतलब अगर शेयर बाजार गिरा तो रीट्स के जरिए रियल एस्टेट पर भी सीधा असर पड़ेगा। हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। बिल्कुल, इक्विटी का दर्जा मिलने और इंडेक्स में शामिल होने से रीट्स का प्रदर्शन शेयर बाजार के सेंटिमेंट से ज्यादा जुड़ सकता है। मार्केट गिरेगा तो असर इन पर भी दिखेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इससे रियल एस्टेट निवेश में ज्यादा डिसिप्लिन और पारदर्शिता आने की उम्मीद है, क्योंकि लिस्टेड कंपनियों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। सही। तो हाँ, कुछ हद तक वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही सेक्टर के ऑर्गेनाइज्ड होने की प्रक्रिया भी तेज होगी। ठीक है, तो ये तो हुई बड़े निवेश और बाजार के स्ट्रक्चर की बात, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो कंपनियां असल में जमीन पर बिल्डिंगें बना रही हैं, मतलब डेवलपर्स, उनके लिए जमीनी हकीकत क्या है? हमने नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट देखी जो कुछ चिंताजनक इशारे कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बिक्री अच्छी होने के बाद भी उनकी माली हालत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, ये एक ध्यान देने लायक कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल। नुवामा की रिपोर्ट कहती है कि वित्त वर्ष 2025 में लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर्स का प्रॉफिट तो सुधरा है, लेकिन उनका कैश फ्लो यानी नकदी का आना जाना वो दबाव में है। अच्छा। खासकर उनका फ्री कैश फ्लो, मतलब सारे जरूरी खर्चे और निवेश के बाद जो पैसा हाथ में बचता है वो कम हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल की जरूरतें बढ़ रही हैं। वर्किंग कैपिटल की जरूरतें क्यों बढ़ रही हैं? क्या लागत बढ़ गई है या बिक्री में कोई दिक्कत है?
रिपोर्ट तो कह रही थी बिक्री खासकर महंगे घरों की मजबूत है। बिक्री वाकई मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंटों पे तो बहुत अच्छी है। लेकिन नोवामा रिपोर्ट इस दौर को हाउसिंग मिड साइकिल फेज कह रही है। मिड साइकिल फेज। हाँ, इसका मतलब है कि बाजार तेजी के शुरुआती दौर से निकलकर अब एक ऐसी स्टेज में है जहां ग्रोथ तो है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए डेवलपर्स को भारी निवेश करना पड़ रहा है। उन्हें नई जमीनें खरीदनी पड़ रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पड़ रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। ऊपर से कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेबर और कर्ज की लागत भी बढ़ी है। हाँ, वो तो है ही। इन सब वजहों से उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबी हो रही है। मतलब पैसा ज्यादा समय के लिए ब्लॉक हो रहा है और हाथ में नकदी कम बच रही है। तो मतलब ये हुआ कि भले ही बुकिंग अच्छी दिख रही हो, लेकिन पैसा हाथ में आने और खर्च होने के बीच का बैलेंस बिगड़ रहा है। ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये है कि ये दबाव खासकर छोटे या मझोले डेवलपर्स पर ज्यादा होगा? बड़े स्थापित खिलाड़ी शायद इसे बेहतर संभाल लें। बिल्कुल सही समझा आपने। बड़े लिस्टेड डेवलपर्स जिनके पास फाइनेंसिंग के बेहतर सोर्स होते हैं, जिनका ब्रांड बना हुआ है, वे शायद इस प्रेशर को झेल जाएं। लेकिन छोटे और मझोले डेवलपर्स जिनके लिए फंड जुटाना वैसे ही मुश्किल होता है, उनके लिए यह स्थिति ज्यादा मुश्किल हो सकती है। हाँ, नकदी की कमी से प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है या उन्हें मजबूरी में ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ सकता है। इससे बाजार में कंसोलिडेशन, यानी बड़ी कंपनियों द्वारा छोटी कंपनियों को खरीदने का ट्रेंड और तेज हो सकता है। ये दिखाता है कि सिर्फ बिक्री के आंकड़े देखना काफी नहीं है, कंपनी की ऑपरेशनल और फाइनेंशियल हेल्थ को समझना भी बहुत जरूरी है। ये नकदी का दबाव और ऑपरेशनल चुनौतियां ये जमीनी स्तर पर कैसे दिख रही हैं? इसका एक चिंताजनक उदाहरण शायद गुड़गांव के उस मामले में मिलता है जहां बनी बनाई इमारतों को असुरक्षित पाए जाने के बाद गिराना पड़ रहा है। हाँ, आप गुड़गांव के सेक्टर 37D में ग्रीन व्यू प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ये मामला वाकई काफी गंभीर है जी। यहाँ NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, जो एक सरकारी कंपनी है, उसने 6 और टावरों को गिराने की परमिशन मांगी है क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑडिट में उन्हें अनसेफ पाया गया। 6 और पहले भी तो गिरे थे शायद। हाँ, इसी प्रोजेक्ट के 3 टावर पहले ही गिराए जा चुके हैं। ये स्थिति न सिर्फ सेफ्टी के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि उन सैकड़ों खरीदारों के लिए भी एक बुरे सपने जैसी है जिन्होंने इसमें अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी थी। उन खरीदारों का क्या हुआ? कुछ पता चला कि उन्हें पैसा वापस मिल रहा है या कोई और रास्ता निकला है? देखिए, जानकारी के अनुसार कुल 700 से ज्यादा फ्लैट्स थे। इनमें से करीब 160 खरीदारों ने तो रिफंड ले लिया है। अच्छा। लेकिन करीब 78 खरीदार ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इमारतें दोबारा बनाई जाएं। हालांकि रिकंस्ट्रक्शन का काम तभी शुरू हो सकता है जब सारे अनसेफ स्ट्रक्चर गिरा दिए जाएं और सारी रेगुलेटरी मंजूरी मिल जाए। इसमें काफी समय लग सकता है। काफी लंबा प्रोसेस होगा। हाँ, ये मामला कई समस्याओं को एक साथ दिखाता है। एक तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर सवाल, दूसरा अटके हुए प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने की मुश्किल, और तीसरा खरीदारों के हितों की रक्षा कैसे हो। ये दिखाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर रेरा आने के बाद भी पुरानी समस्याओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। क्वालिटी और देरी के अलावा धोखाधड़ी के मामले भी सुनने में आ रहे हैं, और चिंता की बात यह है कि ये किफायती आवास योजनाओं में भी हो रहा है, जहां खरीदार शायद सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। हरियाणा से ऐसी खबर आई थी। जी हाँ, ये मामला भी काफी ध्यान खींचने वाला है। हरियाणा पुलिस ने ओशन 7 बिल्डटेक OSB नाम की एक कंपनी के डायरेक्टर और उसके एक साथी के खिलाफ FIR दर्ज की है। OSB अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है। अच्छा। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट में फ्रॉड किया, जाली दस्तावेज बनाए, खरीदारों की बुकिंग गलत तरीके से कैंसिल की और सरकार के लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया। अरे वाह। मामला भारतीय न्याय संहिता BNS, जो नया क्रिमिनल लॉ है, उसकी धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, और आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ है ताकि वे देश छोड़कर भाग न सके। इस मामले में क्या बात सबसे ज्यादा नोट करने लायक है? ये सिर्फ एक कंपनी का मामला है या इससे कोई बड़ा पैटर्न दिखता है? यहाँ 2-3 बातें अहम हैं। पहली, ये मामला किफायती आवास सेगमेंट से जुड़ा है। ये वो सेगमेंट है जिसे सरकार प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। हाँ। लेकिन जहां अक्सर क्वालिटी, देरी और अब फ्रॉड जैसी समस्याएं सामने आती हैं, ऐसी घटनाएं लोगों का, खासकर लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों का
इन योजनाओं से भरोसा तोड़ सकती हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, अधिकारियों की तरफ से जो तेज और सख्त एक्शन लिया गया, जैसे बीएनएस की धाराओं में एफआईआर और लुकआउट सर्कुलर, ये दिखाता है कि शायद रेगुलेटर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अब ज्यादा सतर्क हो रही हैं। ये अच्छी बात है। हाँ, ये बाजार की सफाई और क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या सिस्टम में ऐसी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाकर इस तरह की धोखाधड़ी हो पाती है। सोचने वाली बात है। तो हमने देखा कि निवेश के बड़े रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन डेवलपर्स पर दबाव है, प्रोजेक्ट्स में गंभीर समस्याएं हैं, धोखाधड़ी का खतरा भी बना हुआ है। इन सब के बीच आम आदमी के लिए घर खरीदने का सपना कैसा दिख रहा है? किफायती आवाज की बात चली है तो सबसे बड़ी चिंता तो शायद यही है कि घर लगातार महंगे होते जा रहे हैं। रॉयटर्स का एक सर्वे तो भविष्य में कीमतों के और तेजी से बढ़ने का अनुमान लगा रहा है। बिल्कुल, और ये शायद आज की हमारी बातचीत का सबसे चिंताजनक पहलू है। रॉयटर्स ने हाल ही में प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का एक पोल किया। हाँ। उसके नतीजे बताते हैं कि भारत में घरों की औसत कीमतें इस साल यानी 2024 के अंत तक 6% बढ़ने का अनुमान है, और ये बढ़ोतरी अगले 2 सालों में और तेज हो सकती है। 2025 में 6.3% और 2026 में 7% तक। 6-7% सालाना? हाँ, और ये नेशनल एवरेज है। बड़े शहरों में बढ़ोतरी इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये तो महंगाई दर से भी ज्यादा है। इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? सर्वे के मुताबिक इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अमीर परिवारों की तरफ से प्रीमियम और लग्जरी घरों की लगातार मजबूत मांग। अच्छा। डेवलपर्स भी इसी सेगमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसमें मार्जिन बेहतर है और कैश फ्लो का दबाव कुछ कम रहता है, जैसा हमने पहले बात की। सही। लेकिन इसके साथ ही किफायती और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए घरों की सप्लाई बहुत कम है और लगातार घट रही है। मांग और सप्लाई के इस इम्बैलेंस की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। इसका सीधा नतीजा ये है कि लाखों शहरी परिवार, खासकर युवा और मध्यम आय वाले लोग, जिनके लिए घर खरीदना पहले ही मुश्किल था, अब उनके लिए ये सपना और भी दूर होता जा रहा है। उन्हें मजबूरन महंगे किराए के बाजार में रहना पड़ रहा है, जिससे उनकी सेविंग्स कैपेसिटी और कम हो जाती है। यह स्थिति शहरी भारत में घर खरीदने की अफोर्डेबिलिटी के संकट को और गहरा कर रही है। ये तो एक खतरनाक ट्रेंड है। एक तरफ प्रीमियम बाजार फल फूल रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग पीछे छूटता जा रहा है। क्या यह बाजार में एक परमानेंट बंटवारा बना रहा है? और क्या सरकार इस बढ़ते अंतर को देख रही है? क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिल सके? हमने सुना है कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामानों पर जीएसटी घटाया गया है। हाँ, सरकार ने हाल ही में कुछ पॉलिसी स्टेप्स लिए हैं, शायद इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए। जीएसटी काउंसिल ने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले 2 जरूरी सामानों पर टैक्स रेट घटाए हैं। क्या क्या है वो? सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है और मार्बल व ग्रेनाइट पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अच्छा, सीमेंट पर 10% कम? ये तो काफी बड़ी कटौती है। हाँ, काफी बड़ी है, खासकर सीमेंट पर। इसका कितना असर होने की उम्मीद है? क्या इससे घर वाकई सस्ते होंगे या फिर डेवलपर्स इस बचत को अपनी जेब में रख लेंगे, ये देखते हुए कि उन पर पहले से ही कैश का दबाव है? देखिए, थ्योरी में तो इन कटौतियों से कंस्ट्रक्शन की कुल लागत कम होनी चाहिए। सीमेंट और मार्बल ग्रेनाइट कॉस्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। हाँ। लागत कम होने से डेवलपर्स को निश्चित रूप से कुछ राहत मिलेगी। उम्मीद तो यही की जाती है कि कंपटीशन के माहौल में डेवलपर्स इस कॉस्ट सेविंग का कुछ हिस्सा खरीदारों तक पहुंचाएंगे, जिससे घरों की कीमतें थोड़ी कम हो सकती हैं या कम से कम बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। खासकर अभी फेस्टिव सीजन नजदीक है तो डिमांड बढ़ाने के लिए डेवलपर्स शायद कुछ ऑफर्स दे सकते हैं। टियर 1 और टियर 2 शहरों में इससे सेंटिमेंट सुधर सकता है। उम्मीद तो यही की जाती है, लेकिन क्या ये काफी होगा? एक तरफ घर की कीमतें 6-7% सालाना बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ जीएसटी में ये कटौती, क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित नहीं होगी, खासकर अफोर्डेबिलिटी के बड़े मुद्दे के सामने? आपकी आशंका बिल्कुल जायज है। ये कदम पॉजिटिव जरूर है और सही दिशा में है, लेकिन इसे अकेले समाधान मान लेना शायद ठीक नहीं होगा। कटौती से अफोर्डेबिलिटी का बड़ा मसला हल नहीं हो पाएगा। ये पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। सही। बाजार में टिकाऊ सुधार और आम आदमी के लिए घर को आसान बनाने के लिए
एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें किफायती घरों की सप्लाई बढ़ाने पर जोर हो, होम लोन की उपलब्धता और शर्तें बेहतर हों, रेगुलेटरी निगरानी और मजबूत हो, जैसे हमने गुड़गांव और हरियाणा के मामलों में देखा। बिल्कुल। और शायद अर्बन प्लानिंग पर भी नए सिरे से सोचने की जरूरत हो। जीएसटी कटौती, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फेस्टिव सीजन मिलकर बिक्री को कुछ समय के लिए जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म समाधान के लिए और ठोस कदमों की जरूरत होगी। तो आज हमने भारतीय रियल एस्टेट की इस जटिल तस्वीर के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ। हमने देखा कि कैसे सेबी के नियमों में बदलाव, जैसे RITS को इक्विटी का दर्जा देना, बड़े संस्थागत निवेश के दरवाजे खोल रहा है। इससे सेक्टर में ज्यादा पूंजी और गहराई आने की उम्मीद है जी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि घर बनाने वाले डेवलपर्स खुद नकदी के दबाव से जूझ रहे हैं, जैसा नुमामा रिपोर्ट में दिखा। हाँ, हमने गुड़गांव में असुरक्षित इमारतों के गिरने और हरियाणा में किफायती आवास योजना में धोखाधड़ी जैसे मामलों को भी देखा, जो प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल और रेगुलेटरी निगरानी से जुड़ी गंभीर चुनौतियां दिखाते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे चिंताजनक बात, किफायती और प्रीमियम घरों के बाजार के बीच बढ़ती खाई। कीमतें आसमान छू रही हैं, जैसा रॉयटर्स पोल बता रहा है। लाखों लोग अपने घर के सपने से दूर हो रहे हैं और महंगे किराए के जाल में फंस रहे हैं। हाँ, जबकि सरकारी नीतियां जैसे जीएसटी कटौती हालांकि अच्छी पहल हैं, पर शायद इस बड़ी समस्या के सामने नाकाफी लग रही हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही विचारणीय और शायद कुछ हद तक विरोधाभासी तस्वीर उभरती है। एक तरफ बाजार और रेगुलेटरी बॉडीज रियल एस्टेट को एक मैच्योर एसेट क्लास बनाने की कोशिश कर रही हैं। REITs जैसे तरीकों से बड़े ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल निवेश को खींच रही हैं, ताकि सेक्टर में लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी आए। वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट का जो बेसिक मकसद है, यानी लोगों को रहने के लिए छत देना, वो आम नागरिक के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं, अफोर्डेबिलिटी घट रही है। सही। तो यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या हम रियल एस्टेट को एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पर डेवलप करने में इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसकी जो सोशल भूमिका है, यानी आवास, वो कहीं पीछे छूट रही है? ये एक बड़ा सवाल है। इन स्रोतों में जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, उन्हें देखते हुए इस बढ़ते फासले को पाटने के लिए किस तरह की लॉन्ग टर्म, शायद ज्यादा फंडामेंटल सोच या योजना की जरूरत पड़ सकती है? क्या मौजूदा नीतियां जैसे टैक्स में थोड़ी राहत देना काफी है, या फिर हमें सप्लाई साइड को ठीक करने, लैंड मार्केट को सुधारने, अर्बन प्लानिंग को बदलने और शायद फाइनेंसिंग के नए मॉडल लाने जैसे बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों पर सोचना होगा? बिल्कुल। इस गहरी और विचार उत्तेजक पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।